लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे, अगर मैं पुराना देखूं तो इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, एएलयू, जनरल पर्पज रजिस्टर, एक्यूमुलेटर एंड सीयू, है ना। मेमोरी वाला पोर्शन बचा था और इसके लिए हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं इसमें बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि स्टोरेज कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कंप्यूटर में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, सारी टाइप्स की मेमोरी बताएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके चलेंगे क्योंकि बेसिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग से ही चलेंगे। देखो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो भी हमारा बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना हुआ है। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे हुए हैं। तो स्टोरेज के लिए जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट और प्राइमरी डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको फ़िलहाल ये 4 चीज़ें समझनी होंगी सबसे पहले कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, इसके बाद कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, ये 4 चीज़ें हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम मेमोरी पे आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को टेक्स्ट दिखाई ना दे रहा हो तो अपने पिक्चर की क्वालिटी आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, तो आपको ये टेक्स्ट प्रॉपर दिखने लगेगा। ठीक है। अब देखो, जब भी हम कहीं पर स्टोरेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। अब फ्लिप फ्लॉप कैसे बनते हैं? फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि सिंगल बिट को स्टोर करता है। सिंगल बिट मतलब आपको मालूम है कि 0 और 1। अब 0 और 1 की कहानी क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर डिजिटल डेटा में स्टोर करता है 0 और 1। अब डिजिटल और बाइनरी पे आगे कभी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में वो एक सेपरेट बड़ा टॉपिक है। तो जितना भी कंप्यूटर में काम होएगा, 0 मतलब सिग्नल ऑफ है और 1 मीन सिग्नल ऑन है, तो जो भी स्टोर होगा डेटा वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही चलेगा। अब 0 और 1 क्या करता है, इनके कॉम्बिनेशन में हम डेटा स्टोर करेंगे। 1 है तो स्टोरेज होगा, 0 होगा तो नहीं होगा, ये सब रिप्रेजेंट करता है एंड ऑल, ये सब कहानी बात की। अब आपको सिंपल ये समझना है कि फ्लिप फ्लॉप जो डेटा है वो सिंगल बिट को स्टोर करता है और 0 और 1 के फॉर्म में। अब ये सिंगल बिट स्टोर कैसे होती है, तो फ्लिप फ्लॉप में हम अरेंज करते हैं लॉजिक गेट्स। आप लोगों ने गेट पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर एंड ऑल, ये सारे गेट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, +2 में भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो एक बेसिक यूनिट है स्टोरेज की। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली हमारे डेटा को स्टोर कराएगा। अब लॉजिक गेट्स को हम लोग इस फॉर्म में अरेंज करते हैं कि वो एक फ्लिप फ्लॉप को बनाए। ध्यान से समझना, लॉजिक गेट्स डेटा को इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे कि ये हमारे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हुए जाएं। तो बेसिक यूनिट क्या हुई, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स सभी लोगों ने पढ़े हैं, एंड और नॉट गेट्स, ये सारे गेट्स होते हैं। इन गेट्स के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप, जो कि डेटा को स्टोर करने में यूज होता है। अब सिंगल बिट तो आप स्टोर करोगे नहीं कि भाई 1 है तो स्टोर कर लो, 2 है तो स्टोर कर लो। 2 मतलब क्या हो गया, 1 0, दो डबल बिट हो गई। अब इनको कैसे स्टोर करोगे, तो सिंगल बिट स्टोरेज से तो काम चलेगा नहीं। तो सिंगल बिट स्टोरेज से को जब हम मल्टीपल बिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आगे और भी कुछ चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, फिर फ्लिप फ्लॉप से हमने बनाया रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। रजिस्टर आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरीके से दिखते हैं, मैंने देखो फिगर में डाल रखा है। रजिस्टर इस तरीके से दिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अगर मैं इसके इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करूं तो इसमें कुछ इस तरीके से होते हैं। ये हमारे रजिस्टर्स होता है, सॉरी। तो कुछ रजिस्टर्स हमारे, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूज करते हैं एक बैरियर के फॉर्म में। कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग 5 वोल्ट करंट ले जाते हैं तो फिर 4.5 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए भी यूज करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का रजिस्टर उस रजिस्टर से अलग होता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, हमारे रजिस्टर्स में फ्लिप फ्लॉप्स को हम लोग एक तरीके से कॉम्बिनेशन मैच करते हैं। ये डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, ये डी आर एस जे के डी, ये सब एंड ऑल बहुत सारे तरीके से फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ये जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा।
हमें बाकी डिटेल में नहीं आना, हमें बेसिकली स्टोरेज के प्रिंसिपल्स को समझना है कि स्टोरेज कैसे कैसे होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारे पास लॉजिक गेट्स, उन लॉजिक गेट से बनता है हमारा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट को स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप्स के बाद आया से बना हमारा रजिस्टर, और रजिस्टर हमारे क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स को हम लोग कॉम्बिनेशंस में लगाते हैं जो कि मल्टीपल स्टोरेज के लिए हमारा यूज होता है। तो आपको समझ में आ गई बात। पहली चीज लॉजिक गेट्स, इससे बने फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप से बना रजिस्टर। तो रजिस्टर हमारा मल्टीपल बिट्स को स्टोर कर सकता है। ये रजिस्टर का इंटरनल आर्किटेक्चर है। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक दूसरी टेक्निक थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है। कैपेसिटर्स। कैपेसिटर क्या करता है, ये देखिए मैंने बनाए हुए हैं कई डिफरेंट तरीके के कैपेसिटर्स, आप लोग देखेंगे इस तरीके के कैपेसिटर्स होते हैं। तो कैपेसिटर्स जनरली क्या करते हैं, ये कभी भी चार्ज को स्टोर नहीं करते हैं। इनका स्टोरेज होता है, बट टेक्नोलॉजी बदल जाती है, काम करने का तरीका बदल जाता है। फिर ये क्या स्टोर करते हैं, ये बेसिकली इम्बैलेंस को स्टोर करते हैं। इम्बैलेंस कैसे, सपोज करो एक पे ये कूलाम ऑफ चार्ज है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं समझते हैं, हम बेसिक आपको डेफिनेशन समझाते हैं कि अगर सपोज करिए किसी प्लेट पर 1 कूलाम का स्टोरेज है, चार्ज है, दूसरे पे -1 है। ठीक, तो ये क्या होता है, जो इनका बैलेंस है ना, इम्बैलेंस, डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है, बेसिकली उन डिफरेंस को कैपेसिटर्स हमारा स्टोर करता है। तो स्टोरेज यहाँ भी है, लेकिन वर्किंग का तरीका बदल गया। देखिए कैसे, ऊपर देखिए रजिस्टर क्या करता, जो हमारे लॉजिक गेट्स होते थे उनसे बना फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से बना रजिस्टर। ये बेसिकली बाइनरी डेटा 0 और 1 को स्टोर करते थे, सिंगल बिट को इनके कॉम्बिनेशन से बनाइए। तो ये 0 और 1 को स्टोर करता था। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स डेटा है, तो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करेगा। बाकी डिटेल्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ केवल आप बेसिक प्रिंसिपल समझिए। अब कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर डायरेक्ट चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, ये उनके बीच में इम्बैलेंस को स्टोर करेगा। जो चार्ज का डिफरेंस होगा उसको स्टोर करेगा, उस कैपेसिटी पे वर्क करता है। इसमें एक चीज और होती है, क्या, इसका जो चार्ज है वो स्लोली लीक होता जाता है, स्लोली लीक्स। ये जो करंट कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहती है। ठीक है, इसका यूज होता है, अभी आगे बताएंगे कहाँ पे। तो ये तो ही कैपेसिटर की कहानी। अब ट्रांजिस्टर एक चीज आती है। तो कैपेसिटर चूंकि ये इम्बैलेंस को स्टोर करता है, तो डायरेक्टली हम कैपेसिटर को सीधे स्टोरेज के लिए यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, ऊपर हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स को डायरेक्टली तो यूज नहीं करेंगे, फिर क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप से बनाते हैं रजिस्टर, फिर हम लोग यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से कैपेसिटर को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, कैपेसिटर को हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ स्विच। ठीक है ना, ये कंट्रोल करता है किसको, जो कैपेसिटर पे चार्ज है उसको रीड करेगा और उसकी स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट मतलब, अभी स्टेट का भी मतलब समझ में आएगा जब अभी आप आगे पढ़ेंगे ना स्टोरेज में, कि स्टेट्स कैसे बदलती हैं। तो बेसिकली समझने वाली चीज ये है अभी केवल, कि ट्रांजिस्टर जो है वो कैपेसिटर को रीड करेगा और देन और उसकी स्टेट को चेंज भी करेगा। तो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में एक साथ यूज होते हैं। ठीक, ट्रांजिस्टर्स देखने में कैसे होते हैं, इस टाइप की, जो 3 टांगों वाले होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ये ट्रांजिस्टर्स हमारे होते हैं। तो आपको मैंने बेसिक प्रिंसिपल भी बताया स्टोरेज के लिए, कि सबसे पहले स्टोरेज होगा लॉजिक गेट्स में। लॉजिक गेट से बनेगा एक फ्लिप फ्लॉप जो सिंगल बिट को स्टोर करेगा। इससे बनेगा रजिस्टर, रजिस्टर में क्या होगा, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए होंगे जो कि डेटा को स्टोर करेंगे। एक टेक्नोलॉजी ये हुई। दूसरी कैपेसिटर की होती है, कैपेसिटर इम्बैलेंस को स्टोर करता है, डिफरेंस को बेसिकली रीड करता है, इसका करंट जो है वो लीक होता रहता है धीरे धीरे, और ये ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन में लगता है। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, कैपेसिटर पे जो भी चार्ज है उसको रीड करने का काम करेगा, उसकी स्टेट को चेंज करने का काम करेगा। तो ये 4 डिवाइसेस, बेसिकली आपको 5 डिवाइसेस पता होनी चाहिए पहले। लॉजिक गेट्स, इससे बने फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से बना रजिस्टर। तो ये होगा एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कैपेसिटर प्लस ट्रांजिस्टर। ठीक, अब हम आते हैं अपने टॉपिक मेमोरी पर। अब आपको मेमोरी समझ में आएगा कि मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर में वर्क करती कैसे है। अब कंप्यूटर में मेमोरी का क्या काम है, ये बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, ये तो आपको सभी को पता ही है। ठीक, अब मेमोरी होती है 2 तरीके की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी
और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये देखिए सेकेंडरी मेमोरी, दो तरीके की मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, हमेशा ही पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। तो बच्चे बताने लगते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में रैम होती है, रैम होता है, उधर हार्ड डिस्क होती है। ये तो टाइप हो गया, एग्जाम्पल हो जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उसमें डेटा स्टोर परमानेंटली होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। तो वो भी करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज ऑफ रोम प्राइमरी चिप होती है और उसमें भी डेटा स्टोर हो जाता है परमानेंटली। तो एग्जैक्ट आंसर इसका ये नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, प्राइमरी मेमोरी की सीधी वन लाइन डेफिनेशन है, डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। ऐसी मेमोरी जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस अगर करता है तो वो प्राइमरी मेमोरी होगी, और जिसको इनडायरेक्टली एक्सेस करता है या विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेमोरी हेल्प एक्सेस की जाती है तो वो सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन वन लाइन डेफिनेशन है, ऐसी मेमोरी जो कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, दैट्स ऑल और नथिंग एल्स। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी हम क्लासीफाई जब करते हैं तो दो तरीके से जनरली आ जाती है। एक तो आ जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं रैम, और दूसरी हमारी आ जाती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी दो एग्जाम्पल हुए, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रैम बेसिकली, कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि रैम और रोम में डिफरेंस क्या है। आप समझना ध्यान से क्या होता है। रैम जनरली क्या करती है, ये हमारी वोलेटाइल होती है नेचर में। वोलेटाइल मतलब इसमें जो है डेटा स्टोर होता है, और अगर आप पावर ऑफ कर देते हैं तो डेटा लॉस हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, और अगर आप पावर ऑफ कर देंगे तो डेटा खत्म हो जाएगा। ठीक, अब इसीलिए इसको बोलते हैं वोलेटाइल इन नेचर, ये परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। बात समझ में आ गई। रैम और रोम में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम जो है हमारी रीड ओनली मेमोरी है। रैम जो है हमारा वोलेटाइल इन नेचर होता है, और रोम नॉन वोलेटाइल होती है, अभी रोम बताऊंगा। और वोलेटाइल का मतलब इसमें जब इसमें डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, लेकिन जब पावर ऑफ हो जाता है तो डेटा हमारा लॉस हो जाता है। इतनी सी बात है रैम और रोम में। अब देखो रैम आगे क्या करती है। रैम जो है हमारी, ये है रैम। देखिए अब मैंने एग्जाम्पल बना रखा है, इस तरीके की रैम होती है जो ये बना हुआ है, इसमें बहुत सारी चिप्स लगी हुई होती हैं जो डेटा को स्टोर करती हैं। ठीक, अब ये चिप्स किसकी होती हैं अभी बताऊंगा। ये देखिए इसमें बना हुआ है डीडीआर, इसको कई बार कुछ लोग डीडीआर बोलते हैं, कुछ डीडीआर वन बोलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द जनरेशन बदलती चलेंगी, डीडीआर वन, डीडीआर टू, डीडीआर थ्री, डीडीआर फोर, है ना। तो ये इसकी अपनी वर्किंग होती है। डिफरेंस आप लोग देख के कैसे पहचाने, इनके स्लॉट से देखो, स्लॉट की पोजीशन अलग अलग है। डीडीआर वन में स्लॉट यहाँ होता है, टू में यहाँ होता है, थ्री में यहाँ होता है, फोर में यहाँ होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इस स्लॉट की हेल्प से आप पहचानेंगे कि ये डीडीआर वन है या डीडीआर टू है, थ्री है, फोर है। और एक दूसरे में इसका फायदा ये है कि जिस डिवाइस में डीडीआर टू रैम लगती होगी तो डीडीआर वन, थ्री या फोर नहीं लगेगी, जिसमें फोर लगती होगी उसमें थ्री नहीं लगेगी, टू नहीं लगेगा, वन नहीं लगेगा। ये गलत कहानी, मैंने डिस्प्ले के लिए बता दिया कि रैम होती कैसी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रैम इस तरीके से होती है। अब रैम को दो पार्ट में बांटा गया, मैंने लिखा था ना ऊपर। रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है अगर पावर ऑफ कर दिया जाए। ठीक, अब रैम दो तरीके की होगी, एस रैम और डी रैम। इसका मतलब होता है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज है, स्टोर करने का तरीका चेंज है। स्टैटिक रैम देखिए क्या करती है, इसमें फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अब आ गया वही चीज जो मैंने ऊपर बताई थी अभी कि फ्लिप फ्लॉप्स। आ जाओ ऊपर, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं देखो। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स जो कि डेटा को स्टोर करेंगे, तो नॉट रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक,
आप समझ में आ रही है ना बात जो मैंने आपको बताई, यही अभी कॉम्बिनेशन में चलेगा। स्टैटिक रैम क्या करता है, ये फ्लिप फ्लॉप को यूज करेगा बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब देखिए डायनेमिक रैम क्या करती है, ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यूज करती है। मतलब कैपेसिटर क्या होता है, देखो ऊपर मैंने बताए थे ये सारे अभी। एक तो मैंने बताया था स्टोर करने के लिए क्या, फ्लिप लॉजिक गेट से कॉम्बिनेशन से फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे किसमें, स्टैटिक रैम में। और ये कैपेसिटर प्लस ट्रांजिस्टर्स ये कहाँ यूज होंगे, डायनेमिक रैम में। ठीक, अब देखो डायनेमिक रैम क्या करती है। डायनेमिक रैम जो है ये कैपेसिटर यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब कैपेसिटर आ गया इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी इंफॉर्मेशन 0 और 1 नहीं स्टोर करेगा, ये क्या करेगा, डिफरेंस जो करंट होगा, जो वोल्टेज होगा उसका क्या डिफरेंस स्टोर करेगा। ठीक है ना, कैसे करेगा, क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। तो स्टैटिक रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप को यूज करेगा और डायनेमिक रैम जो होगी वो कैपेसिटर को यूज करेगा। अब कैपेसिटर यूज हो रहे हैं तो उसको चार्ज को रीड भी करना पड़ेगा, स्टेट भी बदलनी पड़ेगी। तो इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, एमओएस ट्रांजिस्टर, मॉस ट्रांजिस्टर होते हैं। तो हम लोग उसमें क्या यूज करेंगे, ट्रांजिस्टर्स। तो मैंने बताया था ना अभी कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर एक साथ चलेंगे। तो ये हुई कहानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की। ये फ्लिप फ्लॉप से स्टोर करेगा और ये कैपेसिटर से स्टोर करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, दोनों रैम हैं, रैम मतलब दोनों पावर ऑफ होने के बाद डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो पावर लॉस जब हो जाएगा तो इसलिए इनको दोनों को वोलेटाइल बोलेंगे, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग है बस। अब देखो डिफरेंस मैंने यहाँ पे दे रखा है क्या, ये फ्लिप फ्लॉप से बनेंगे, ये कैपेसिटर से बनेंगे, अच्छी बात है। इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इनका साइज छोटा होता है। ये डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, भाई 0 और 1 अभी बताया, 0 और 1 इनको वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर करेगा। डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, मैंने पहले ही बता दिया था, चार्ज चार्ज मतलब जो डिफरेंस आएगा। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है स्टैटिक रैम, और डायनेमिक रैम लेस एक्सपेंसिव। ये लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है। ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है और ये कम पावर कंज्यूम करती है। ये फास्ट होती है, ये स्लो होती है। ठीक, डेटा सस्टेन विद टाइम, इसमें क्या है, डेटा लॉस विद टाइम। अब देखना ध्यान से, सो नीड्स रिफ्रेश सर्किट। इसका मतलब ये नहीं कि पावर ऑफ कर देंगे तो डेटा बचा रहेगा यहाँ पर, नहीं, पावर ऑफ से दोनों में ही डेटा लॉस होगा, लेकिन कुछ टाइम तक इसमें डेटा रहता है, इसमें लॉस होता रहता है। क्यों, मैंने बताया ना, कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, लीक ही करंट, करंट को थोड़ा जो चार्ज होता है उसको लीक करता रहता है। आप लोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, तो वही रिफ्रेश चीज है यहाँ पर। ये रिफ्रेश सर्किट चाहिए होता है इसको बार बार डेटा को रिस्टोर करने के लिए। ठीक, अब देखिए, अब इसमें जो समझने वाली चीज है कि फिर ये दोनों अलग अलग कहाँ पे यूज होती है। तो देखो, चूंकि ये एक्सपेंसिव है और फास्ट है, दो पॉइंट देखिए, एक्सपेंसिव है और ये फास्ट है। ये कम एक्सपेंसिव है और स्पीड थोड़ी स्लो है। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, अभी मैंने बताया कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करेगा। तो सीपीयू क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेस करेगा। अब देखिए डायरेक्टली एक्सेस कब करेगा, सपोज करो आपको एमएस वर्ड में कोई फाइल पे काम करना है। ठीक, तो कंप्यूटर ये डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, अभी बताएंगे हार्ड डिस्क में क्या है, हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर होता है। तो कंप्यूटर जब किसी फाइल को हार्ड डिस्क से उठा के लेके आएगा तो उसे मीडिएटर चाहिए होगा, ये सीपीयू है, इस सीपीयू की ये फाइल चाहिए। तो ये क्या करता है, बीच में प्राइमरी मेमोरी को यूज कर लेता है मीडिएटर। मतलब प्राइमरी मेमोरी हार्ड डिस्क से उठाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से या हार्ड डिस्क से इसको पिक करके लाएगा, फिर सीपीयू को देगा। तो सीपीयू किसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, इसको, प्राइमरी मेमोरी को। तो ये एमएस वर्ड की फाइल जो है वो आपकी आएगी रैम में, फिर सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। अब रैम में जब आएगा तो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक थोड़ी फास्ट, एक थोड़ी कम फास्ट। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक वर्ड यूज करते हैं कैश मेमोरी का। कैश मतलब जो इमीडिएट डेटा को देता है। ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि प्राइमरी में यहाँ से, अब और अगर मैं अंदर जाऊं कंप्यूटर में, पहले तो मैंने बताया कि सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू को डेटा कौन पहुंचाता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक, अब अगर मैं और डीपली जाऊं तो प्राइमरी मेमोरी में दो तरीके की मेमोरी हो गई, एक रैम और एक कैश मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी से आएगा रैम में, फिर रैम से जाएगा कैश में, फिर सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। तो रैम जो कैश जो मेमोरी जो होती है, ये कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है। आप लोगों ने आजकल पढ़ा हुआ L1 कैश, L2 कैश, ये सब डिटेल में बताऊंगा जब मैं प्रोसेसर की जनरेशन बताऊंगा।
फिलहाल आप इतना समझिए कि जो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा सीपीयू को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी और स्पीड कब इंक्रीज करने के लिए रैम का हम लोग यूज करते हैं, और रैम देता है कैश को। आप ऐसे समझिए, ये पर्सन है, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये, इसको डेटा इससे लेना है, तो अगर ये डायरेक्टली डेटा उठाने जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बीच में आप दो पर्सन लगा देंगे तो इससे डेटा इसके पास आ जाएगा, इससे इसके पास आ जाएगा, फिर ये इसको पकड़ा देगा, तो जल्दी काम हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, अगर एक ये डेटा यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो अगर ये लेने जाए अगर डायरेक्टली यहाँ से, तो इससे अच्छा है कि ये इसको पकड़ा दे, इसको पकड़ा दे, इसको पकड़ा दे, तो जल्दी मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है कि रैम में रैम जो है कैश मेमोरी का यूज करता है, तो कैश जो है ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है, बट फास्ट होती है। तो तो रैम जो है आपकी कैश मेमोरी को डेटा देती है, फिर कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू को डेटा देती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो फास्ट होती है, जैसे कैश हमारी फास्ट होती है, तो कैश बनती है स्टैटिक रैम से, और जो नॉर्मल रैम जो बनती है वो बनती है डायनामिक रैम से। ठीक, तो ये हुई रैम की कहानी, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम की कहानी। तो प्राइमरी में शॉर्ट में मैं ब्रीफ करता हूँ। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी जो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। अब प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप आ गए, रैम और रोम। रैम वॉलेटाइल है और रोम नॉन वॉलेटाइल है। रैम में डेटा तब तक रहेगा जब तक की पावर रहेगी, पावर ऑफ किया डेटा खत्म। अब रैम की वर्किंग पे आ जाते हैं, तो ये दो तरीके की रैम होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप से डेटा स्टोर करता है, और डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स के थ्रू डेटा स्टोर करता है, कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम में डिफरेंस तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हुई रैम की कहानी। अब आगे चलते हैं रोम पे। रोम जैसा मैंने आपको बताया ये होती है नॉन वॉलेटाइल। कंप्यूटर में जो रोम चिप होती है, पहले देख लीजिए होती कैसी है। ये चिप्स होती है, ठीक है, ये मदरबोर्ड में लगी हुई होती है, ठीक है। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्लॉट देख लीजिए चाहे तो, जो लास्ट मैंने कंप्यूटर आपको दिखाया था ना कि हमारा सीपीयू कैसा होता है, ये देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए, ये देखो रैम चिप लगी हुई है, ये रैम लगा हुआ है, ठीक है ना। रोम कहाँ रहते हैं, ये देखो, ये लगी हुई है, ठीक है ना। रैम हो गई, ये रोम हो गई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। तो रोम में क्या है, ये हमारी नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसमें डेटा कभी लॉस नहीं होता है। इसमें अगर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो डेटा आपका परमानेंटली पड़ा ही रहेगा। अब तो हमें डेटा डालना भी तो पड़ेगा, तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हम ऐसी बना सकते हैं कि रोम में हमारा डेटा वो इरेज हो जाए। तो ये तीन तरीके की जनरली हमारी रोम होती हैं, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो शॉर्ट में पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी आर एम बोलते हैं इनको। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम में किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू हम लोग रोम में, एक प्रोग्राम के थ्रू रोम में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। इरेजेबल मतलब जो डेटा है उसको हम इरेज कर सकते हैं, नॉट पावर ऑफ, वो तरीका नहीं है, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ करंट, कुछ पल्स, कुछ चार्ज, कुछ ऐसा दे के हम उसको इरेज कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जो इलेक्ट्रिक के चार्ज से हम लोग इरेज कर सकें। देखने में रोम इस तरीके की होती है। ठीक, अब देखो रोम डेटा स्टोर कैसे करती है। इट स्टोर्स द डेटा एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक, ऑन फ्लोटिंग गेट, लॉजिक गेट्स, ठीक, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड पे एम्बेड होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यही होता है, जिस ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें समझने वाली चीज ये है कि ये लॉजिक गेट्स के फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करती है। अब लॉजिक गेट्स आ गया तो जाहिर सी बात है क्या यूज हो रहा होगा इसके अंदर, फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे होंगे। चार्ज कैन नॉट लीक अवे, लीक कहाँ होगा, जहाँ कैपेसिटर यूज होगा। तो कैपेसिटर कहाँ यूज करते थे हम लोग, यहाँ पर, है ना। तो ये हुई हमारी रोम की कहानी। रोम परमानेंट स्टोरेज है, और फ्लोटिंग सॉरी लॉजिक गेट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में यूज होता है। कुछ हम करंट इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम के थ्रू इरेज कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप की मैंने आपको रोम की कैटेगरी बताई। अब देखो जनरल सिनेरियो में आपको समझाता हूँ कि रोम होती क्या है, ये तो ही टेक्निकल बात। रैम तो समझ में आ गई, रैम सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, ठीक है ना। कुछ रैम्स फास्टर होती हैं जैसे कैश मेमोरी वगैरह, तो ये स्टैटिक रैम से बनी हुई होती है, ठीक है ना। अब रोम कहाँ यूज होती है, आप लोग कैलकुलेटर देखते हैं। कैलकुलेटर में क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि कैलकुलेटर कंप्यूटर नहीं होता है। अब देखो समझो उसका डिफरेंस क्या है। क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेटर में हम लोग सीपीयू नहीं होता है, तो सीपीयू क्या करता है,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपके काम कर रहे होते हैं, है ना। तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा ना कैलकुलेटर में भी। तो कैलकुलेटर में जो ये चीज ऑपरेशन है, ये हम लोग सारे प्रोग्राम्स रोम चिप पे इंस्टॉल कर देते हैं और कंप्यूटर में कैलकुलेटर में फिट कर देते हैं। जिससे कैलकुलेटर क्या करता है, इन सारी चीजों को काम, जो प्रोग्राम आपने डिफाइन कर रखे हैं वो करते रहेंगे। मोबाइल होता है, मोबाइल आप लोग ऑन करते हैं, मोबाइल ऑन होगा, तो मोबाइल ऑन होने पे मोबाइल कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। मोबाइल को क्या हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अभी प्रोग्राम को प्रोसेस नहीं कर रहा है। हम जो डिफाइन कर रहे हैं वही चल रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम मोबाइल को कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले में जो मोबाइल है उसमें प्रोसेसिंग की कैपेसिटी आ रही है। ठीक, वो बात का टॉपिक है यार। अब कंप्यूटर को जब हम ऑन करेंगे तो वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस हमने डिफाइन कर रखे हैं उनको ही तो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो वो सब कहाँ स्टोर किए जाते हैं? रोम पर। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में रोम क्यों लगाएगा? देखो, कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो कंप्यूटर के जब आप स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि तुरंत एग्जीक्यूट हो। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई ना कोई जनरेट होता होगा ना। तो देखिए, मैं शॉर्ट में पूरी प्रोसेस बताता हूँ होता क्या है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर का बायोस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपके इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करता है और तुरंत ये एक्टिवेट करता है रोम को, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? सीयू। सीयू मतलब मैंने बताया था ना, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सिग्नल जनरेट करता है। तो कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले बायोस एक्टिवेट हुआ, बायोस और ने सीयू को एक्टिवेट किया। तो सीयू सिग्नल जनरेट करके फर्स्ट तुरंत ही ले जाता है आपको रोम पे। कंप्यूटर में अगर रोम नहीं होगी तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। आगे का काम रोम का है कि रोम सीपीयू को रोम ओएस को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है या बाकी चीजों को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट चाहिए होंगे या बेसिक प्रोग्राम्स चाहिए होंगे जो कंप्यूटर को चलाएंगे। तो वो आपको कंप्यूटर को डिफाइन करने होंगे और वो पावर लॉस नहीं होनी चाहिए, सॉरी, पावर लॉस होने पे डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज हम लोग रोम में इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं कुछ। पहला काम क्या है कि आप जाके ओएस को एक्टिवेट करिए या ओएस को ऑन करिए। तो कंप्यूटर के ऑन करने पर हमारी बायोस एक्टिवेट होती है और कंट्रोल यूनिट की हेल्प से सिग्नल जनरेट करता है। सबसे पहले ही हमारा रोम चिप ही एग्जीक्यूट होती है। तो ये कहानी है रोम की। तो रोम जो है हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है नेचर में, और इसमें कभी भी पावर लॉस होने पे डेटा लॉस नहीं होता है। हाँ, कुछ कंडीशंस डाल के हम चेंज कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है वो एक अलग बात है। ठीक, तो रोम क्या होता है? ये लॉजिक गेट्स के थ्रू डेटा इंसर्ट, लॉजिक गेट्स के थ्रू ये डेटा स्टोर करता है। तो ये हुई कहानी आपकी प्राइमरी मेमोरी की। इन शॉर्ट में रिपीट करता हूँ एक बार। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेसिक स्टोरेज यूनिट क्या होती है। लॉजिक गेट्स, इससे बने फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से बना रजिस्टर, एक कैटेगरी। दूसरा कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की हेल्प से। अब मेमोरी आ गई। प्राइमरी मेमोरी कौन सी? जो डायरेक्टली एक्सेस करेगा कौन? सीपीयू। ठीक है। रैम दो, प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की आई, रैम और रोम। रैम क्या है? वॉलेटाइल, रोम नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब पावर लॉस है तो डेटा लॉस हो जाएगा रैम में। रैम डेटा स्टोर कैसे करता है? मैंने अभी आपको बताया, दो तरीके की टेक्निक होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप से और डायनेमिक रैम में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। इनमें डिफरेंस ये भी मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस के बाद ये क्या डिफरेंस और इनका यूज कहाँ होता है? तो स्टैटिक रैम कैश वगैरह में यूज होती है, जो फास्ट रैम होती है, और डायनेमिक रैम जो होती है वो नॉर्मल रैम में यूज होती है। ठीक है। इसके बाद रोम आ गई। रोम परमानेंट स्टोरेज होता है। ये हो गया, इसको कैसे क्या काम आता है ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो ये कहानी हुई आपकी प्राइमरी मेमोरी की। अब हम चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी, ध्यान रखना, मैं पहले अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी डेफिनेशन इस तरीके से नहीं देगा कि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज होता है। नो, अभी आपने देखा कि रोम हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है, बट रोम हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। क्यों रोम प्राइमरी मेमोरी क्यों है? क्योंकि रोम को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सीपीयू जिसको डायरेक्ट एक्सेस करेगा वो प्राइमरी मेमोरी होगी, जिसको इनडायरेक्टली एक्सेस करेगा वो सेकेंडरी मेमोरी होगी। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आ गई है। तो सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू एक्सेस करेगा? ठीक है, नहीं करेगा, है ना। तो ये देखिए सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, ये है हमारा सीपीयू।
सीपीयू को डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए, तो बीच में कुछ ना कुछ चाहिए इसको, तो बीच में क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। अब आप आर्किटेक्चर ऐसे समझिए, सीपीयू कम्युनिकेट करेगा इससे और ये कंप्यूटर का कम्युनिकेट करेगा इससे, फिर ये डेटा ला के देगा इससे, ये डेटा ला के देगा इससे। ठीक, प्राइमरी मेमोरी को और डीप में करना चाहो तो प्राइमरी मेमोरी में आप ऐसे कर लीजिएगा कि रैम और रोम इधर आ गई, रैम और रोम, और इधर हमारा आ गया कैश मेमोरी, है ये भी प्राइमरी मेमोरी। तो ये एक और स्टेप बढ़ जाएगा, इस तरीके से ये काम हमारा होता है। ठीक, चलिए अब सेकेंडरी मेमोरी देखिए। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, पहली बात। रोम में भी स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पर भी परमानेंटली स्टोरेज होता है, बट ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता। देखिए, दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई सीपीयू, ये साफ लिखा है मैंने, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए इसके एग्जांपल्स, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, आज की जनरेशन में एसडीडी यूज होने लगी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव आप लोग यूज करते हैं, ये सब सेकेंडरी डिवाइसेस हैं जिनमें हम लोग डेटा स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकें। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एक मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनकी बेसिक फंक्शनलिटी बताने की कोशिश की, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक, देखिए मैग्नेटिक टेप, ये पहले यूज होता था, अब भी कहीं कहीं यूज होती है परमानेंट स्टोरेज के लिए, दिखने में ऐसी होती है, ठीक है ना। अब दिखने में अगर इस टाइप की होती है तो इसमें स्टोर कैसे होता है, देखिए मैग्नेटिक पैटर्न, हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं ऑन एज अ मैग्नेटिक पैटर्न, ये सीक्वेंशियल स्टोरेज होता है। सीक्वेंशियल मतलब भाई मैग्नेटिक टेप ये है तो पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है ना। और रीड, इसमें एक रीड राइट हेड होता है जो उसको रीड करेगा या राइट करेगा। ठीक, जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम द स्टोर डेटा कैन बी रिस्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्टेड। तो जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका मैग्नेटिक पैटर्न पे स्टोर किया जाएगा। ठीक, सीधी समझने वाली बात इतनी नहीं है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक पैटर्न पे, मैग्नेटिक टेप पे डेटा को स्टोर करते हैं, ये सीक्वेंशियल होता है। रीड राइट हेड की तरह हेल्प से हम लोग इसको रीड करेंगे और इरेज भी कर सकते हैं। इसमें दो हेड होते हैं, इरेज हेड भी होता है, अगर हमें डेटा इरेज करना है तो हम इसको डेटा, इसमें से डेटा इरेज भी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है, ये एक मैग्नेटिक टेप है, ठीक है ना, एक हेड होता है, जो हेड कुछ इलेक्ट्रिक करंट देते हैं जिससे ये मैग्नेटिक टेप पे हमारा डेटा स्टोर होता है। चाहे तो हम इस पर दूसरा करंट देके हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक, ये सीक्वेंशियल होता है डेटा। अगर आपको सपोज करिए एक फाइल यहाँ स्टोर है, एक फाइल यहाँ स्टोर है, तो आपको अगर ये फाइल एक्सेस करनी है तो सीक्वेंस से चलना पड़ेगा, पहले ये फिर ये, ठीक है ना। अब देखिए हार्ड डिस्क क्या, इसके बाद आ गई हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देखने में ऐसी होती है, इसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है, मैंने कवर खोल के ही फोटो लगाई हुई है। तो इसमें देखिए पहले इसके कंपोनेंट ही देख लीजिए, ये पावर पोर्ट होता है, यहाँ से हम लोग पावर देते हैं, डेटा केबल, यहाँ पे डेटा केबल लगाते हैं डेटा के लिए। ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट होता है तो यहाँ लगा देते हैं। ये एक्चुएटर होता है ये, ठीक है ना, ये रीड राइट हेड होता है, ये मूव करता रहता है। ये स्पेंडल है जिससे लगा हुआ होता है, ये डिस्क होती है बेसिकली, ये मूव करती रहती है, बहुत रोटेट का फास्टली रोटेट होती है। ये फाइल सेव होती जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। बेसिकली जो फाइल स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटर, जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है। तो ये डिस्क है, इसमें प्लेटर्स हो, इसको शॉर्ट फॉर्म ये हम लोग प्लेटर्स बोलते हैं इनको, जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है। तो आप इसकी बेसिक वर्किंग पर समझिए पहले क्या होता है। द पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क दैट स्टोर्स द डेटा नॉन इज प्लेटर। ठीक, प्लेटर बना किससे होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से। ध्यान समझना, आप डिफरेंस देखिए, इसमें क्या होता था, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक पैटर्न, ये नॉन मैग्नेटिक, ठीक है ना। बनी किससे होती है, एलॉय, ग्लास और सेरेमिक, ये कोटेड होते हैं, थिन लेयर 10 to 20 nm की कोटिंग होती है ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। डिस्क जो होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है, फिर इसको मैग्नेटिक बनाने के लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं जिसपे डेटा स्टोर होता है, ठीक है ना। डेटा यूज स्टोर होगा बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक, रीड और राइट हेड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा रीड करते हैं और राइट करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने लिखा हुआ है, इन राइटिंग मोड एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट ट्रेवल्स वाया द हेड, इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव करेगा हेड से, एंड मॉडिफाई द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इंस्क्राइबिंग 0 और 1। जब राइट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक करंट हमारा हेड के थ्रू स्प्लिटर पे जाता है जो कि करस्पॉन्डिंग 0 और 1 को स्टोर करता है। अब अगर रीड प्रोसेस करेंगे तो इन रीड मोड
द प्रोसेस इज रिवर्स। द मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट्स एन इलेक्ट्रॉनिक करंट टू द रीड राइट हेड। जब राइट करते हैं तो करंट कहाँ जाता है, प्लेटर पे, लेकिन जब रीड कर रहे होते हैं तो करंट प्लेटर से रीड करते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट्स एन इलेक्ट्रॉनिक करंट टू द रीड राइट हेड एंड दिस सिग्नल इज देन ट्रांसलेटेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल रीडेबल बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर रीड करता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में डेटा रीड होगा, ठीक। राइट भी 0 एंड 1 के फॉर्म में होगा। इसका मोड क्या होता है, क्या कैसे वर्क करता है, वो मैंने आपको बताया कि प्लेटर होता है जिसपे एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय, ग्लास और सेरेमिक इनकी कोटिंग की जाती है, जिसपे डेटा स्टोर होता है। स्टोर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका हेड के थ्रू इस पे प्लेटर पे डाला जाता है, इस डेटा स्टोर होता है। जब रीड करना होता है तो हम वापस करंट इसमें से रीड करते हैं 0 एंड 1 को, फिर कंप्यूटर उस चीज को समझता है। तो ये हुई वर्किंग किसकी, हार्ड डिस्क ड्राइव। आगे चलते हैं, पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव सभी लोगों ने देखी होगी। इस पेन ड्राइव में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ठीक। तो अभी आपने मैग्नेटिक टेप पढ़ा और हार्ड डिस्क पढ़ा। मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक फॉर्म में और हार्ड डिस्क ड्राइव नॉन मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, बट उसको मैग्नेटिक बनाते हैं। अब पेन ड्राइव क्या करता है, इसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। 1 और 0 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, स्टोर्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, ठीक। इसमें क्या, अभी मैंने बताया था ना ऊपर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की कहानी। तो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है फिर कैपेसिटर भी यूज हो रहे होंगे। तो ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से हम लोग इसमें डेटा को रीड करते हैं और राइट करते हैं। When you save data, binary 0 is set by charging the float gate of the transistor and binary 1 is set by removing the charge. कुल मिला के आप ऐसे समझिए, इसमें हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो ट्रांजिस्टर्स को डेटा को स्टोर करते हैं, दैट्स इट, ठीक। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता। अब इसी का, जब इस ये पेन ड्राइव आ गई तो इसी से हमारी आजकल की जो हम लोग स्टोरेज के यूज करते हैं वो होता है हमारा एसएसडी, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट, हार्ड स्टेट ड्राइव नहीं, कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। एसएसडी क्या होती है, देखिए मैंने अंदर का ये डाला हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है। तो ये डायनेमिक रैम आप लोग देख रहे होंगे लगी हुई है इसमें, ये कंट्रोलर लगा हुआ है, ये हमारी नैंड गेट लगी जिसपे डेटा हमारा स्टोर होएगा। अभी देखो बताते हैं कैसे, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, हार्ड डिस्क की तरह कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। इसमें नैंड चिप्स लगी हुई होती हैं। अब देखो चिप्स क्या होती हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, लॉजिक गेट्स बना फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से बने रजिस्टर्स। तो उन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स को हम लोग यूज करते हैं, या लॉजिक गेट्स को हम लोग यूज करते हैं। नैंड चिप्स, गेट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, और एंड नॉट, नैंड नॉर। तो हम लोग यहाँ पर नैंड चिप का यूज करते हैं, यूनिवर्सल गेट होता है ना नैंड। तो आप कहोगे सर नॉर क्यों नहीं यूज करते, नॉर भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं, बट नैंड जो होती है इसकी खास बात होती है कि ये ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक डेटा रह सकता है ना। ये कॉस्ट भी इसकी कम होती है, कॉस्ट, लो कॉस्ट, ठीक है ना। तो जिस, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग नैंड चिप का यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये हमारी एसएसडी ड्राइव होती है, इस तरीके से ये नैंड चिप्स लगी हुई हैं जिन पे डेटा स्टोर करेगा, ये होता है, ठीक है। डायनेमिक रैम होती है। अब ये फास्ट क्यों होती है, क्यों, इसमें देखिए आपको क्या होता है, हार्ड डिस्क जब हम लोग लगाते थे तो मूविंग पार्ट हम लोग लगाते थे, है ना। तो मूविंग पार्ट में समझ करो यहाँ से यहाँ डेटा पहुंचना है तो मूव करना पड़ेगा, है ना। दूसरा ये जब हम एक अगर गिर जाती है तो हमारी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, क्यों, ये हेड डिसबैलेंस हो जाते हैं सारे, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मूविंग पार्ट है ना ही कुछ है। तो हम लोग इसमें हमारा क्या होता है, डेटा एकदम फास्ट एक्सेस होता है और ये ड्यूरेबल भी रहती है, खराब भी जल्दी नहीं होती। देखिए मैंने कंपैरिजन दिया है एसएसडी वर्सेस एचडीडी का। ये फास्टर होती है, ये स्लोवर होती है, रीजन मैंने बताया ना, क्योंकि यहाँ मूव करता रहता है। ये इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है थोड़ी सी। ये एक्सपेंसिव होती है, ये सस्ती होती है। इसमें नॉन मैकेनिकल फ्लैश ड्राइव, फ्लैश के जैसे पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट जो है उससे काम करती है। इसमें मूविंग पार्ट होते हैं। ये शॉक रेजिस्टेंस होती है, कहीं भी आप ले जाओ, बट इसमें जब फ्रगाइल होती है, मतलब शॉक ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा शॉक लगा तो ये हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए, बेस्ट फॉर स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, गेमिंग एप्स, फ्रीक्वेंटली यूज चिप्स। और ये क्या है, बेस्ट फॉर स्टोरिंग एक्स्ट्रा डेटा, मूवीज, फोटोज, डॉक्यूमेंट, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। देखो होता क्या है, वो दोनों ही स्टोरेज के लिए यूज होती हैं, ये बट महंगी होती है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वो पार्ट स्टोर कर लेते हैं जहाँ पे हमारा
एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, गेमिंग ऐप हुए और ये सब हुए, जो हमें डेटा केवल रखना ही है, जैसे फोटोज, मूवीज, डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको केवल HDD में रख सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है SSD और HDD में। तो SSD का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मूविंग पार्टिकल यूज नहीं होते हैं, ना ही मैग्नेटिक पार्ट वाला चीज यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल टेक्नोलॉजी काम करती है, कौन सी वाली, जो आप रैम पढ़ रहे थे ना, उसी रैम और पेन ड्राइव वाली कॉन्सेप्ट जो होता है, जहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स और लॉजिक गेट्स लगते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से हमारा ये डेटा को स्टोर करता है। जबकि हार्ड डिस्क में हमारा लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप नहीं होते हैं। वहाँ पर स्टोरेज के लिए क्या यूज होता है, मैंने आपको बताया अभी, देखिए यहाँ पे एलॉय मैग्नेटिक ग्लास होता है, एल्युमिनियम अलॉय होती है, उस पर ग्लास और सिरेमिक की कोटिंग होती है, जिसपे हमारा डेटा ये स्टोर किया जाता है। तो ये हुए हमारे सेकेंडरी डिवाइसेस। सेकेंडरी डिवाइसेस मतलब जिन पे हम लोग डेटा स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, और सीपीयू उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। जो भी डेटा एसएसडी पे एक्सेस होगा, तो एसएसडी से उसके प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी से फिर वो सीपीयू के पास जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हुई सारी की सारी, जो हमारा मेमोरीज का था। तो अब एक रिपीट कर देता हूँ एक बार कि मेमोरीज जो होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बता चुका था, सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप मैंने आपको बताया, ठीक है ना, मैग्नेटिक फॉर्म में। हार्ड डिस्क की वर्किंग मैंने आपको बता दी, है ना। पेन ड्राइव ले लिया, पेन ड्राइव की वर्किंग बता दी क्या होता है। इसके बाद SSD जो आज की डेट में यूज होती है, उसमें हमारा डेटा कैसे यूज होता है। ठीक, तो ये सारी कहानी थी हमारी इस मेमोरी की। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है कि लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर सब क्या होते हैं, और ये भी बताया कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ यूज होती है, हार्ड डिस्क में क्या यूज होता है, पेन ड्राइव में क्या यूज होता है, मैग्नेटिक टेप में क्या यूज होता है। सेम अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो स्टैटिक रैम में क्या यूज होता है, डायनेमिक रैम में क्या यूज होता है, रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको स्टोरेज में बताई। ठीक, तो अब आपकी कहानी समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर में बेसिकली मेमोरी जो होती है दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी दो तरीके, दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए, रैम और रोम। और रैम और रोम में मैंने आपको बता दिया, रैम दो तरीके की होती है, एस रैम, डायनेमिक रैम, इसमें भी कैश का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। तो डेटा स्टोर होगा कहाँ पर, स्टैटिक मेमोरी में, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी में। और जो हमारा डेटा एक्सेस किया जाएगा वो सेकेंडरी से आएगा प्राइमरी में, प्राइमरी के पास जाएगा सीपीयू में। जब सीपीयू एक्सेस कर लेगा तो प्राइमरी मेमोरी से डेटा खत्म हो जाएगा, रैम से डेटा खत्म हो जाएगा, देन दूसरा डेटा फिर उठ के आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये मेमोरी वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट होगा। ठीक, कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।